आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ये शुक्रवार की शाम है, तारीख आज 21 मई है और आप अलग अलग जरिए से आज तक रेडियो के इवनिंग न्यूज पॉडकास्ट दिन भर तक आ पहुंचे हैं। मैं इस पॉडकास्ट का होस्ट नितिन ठाकुर हूं और अगले 30 मिनटों में कोशिश करूंगा कि आप तक वो सारी जरूरी खबरें पहुंचें जो आज दिन भर में घटी हैं। इसके साथ कुछ ऐसी खबरें भी हैं जो जहन में सवाल पैदा करती हैं, तो उन पर एक्सपर्ट्स के साथ एनालिसिस भी करते हैं हम लोग। मसलन ब्लैक फंगस के साथ व्हाइट फंगस नाम की बीमारी ने भी लोगों पर हमला बोल दिया है, तो उसके लक्षण और उपचार पर थोड़ी सी बात करेंगे। वहीं कोरोना के हाथों नायाब हीरों को खोने का सिलसिला जारी है और आज 94 साल के सुंदरलाल बहुगुणा भी चले गए, उन्हें याद करेंगे। इसके बाद बात लोगों के दुख सुख से जरा दूर खड़ी पॉलिटिक्स की भी होगी, जहां टूल किट का जो प्रकरण है उसमें अब हुआ यह है कि ट्विटर ने बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा पर सवाल खड़े किए हैं और फाइनली इजराइल फिलिस्तीन के बीच 11 दिनों बाद जंग थमी है। तो किसे कितना नुकसान पहुंचा है ये जानेंगे, तो उन सभी खबरों पर बात होगी। लेकिन सबसे पहले खुशबू से हेडलाइन सुनते हैं। टूलकिट मामले को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं। इस बीच ट्विटर ने बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा के एक ट्वीट को मैनिपुलेटेड मीडिया बताया, जिसके बाद संचार मंत्रालय ने ट्विटर से कड़ी आपत्ति जताई है। साथ ही कहा कि वह जांच प्रक्रिया में नहीं पड़े। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी अब अपनी परंपरागत सीट भवानीपुर से चुनाव लड़कर विधानसभा पहुंचने की तैयारी में है। ममता का रास्ता साफ करने के लिए इस सीट से मौजूदा विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय ने आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। गुजरात के अहमदाबाद में 13 साल के बच्चे में ब्लैक फंगस का मामला सामने आया है। बच्चे का आज अहमदाबाद के एप्पल चिल्ड्रन अस्पताल में ऑपरेशन किया गया। 13 साल के बच्चे में ब्लैक फंगस का ये पहला मामला है। प्रसिद्ध पर्यावरणविद और चिपको आंदोलन नेता सुंदरलाल बहुगुणा का आज निधन हो गया। कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद 8 मई को 94 साल के सुंदरलाल बहुगुणा को एम्स में भर्ती कराया गया था। देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आज 30वीं पुण्यतिथि है। इस मौके पर तमाम राजनीतिक दल ने राजीव गांधी को श्रद्धांजलि दी। वहीं कांग्रेस ने इस दिन को सेवा और सद्भावना के रूप में मनाया। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में सुरक्षा बलों ने आज नक्सलियों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया, जिसमें 13 नक्सली ढेर हो गए। फिलहाल फायरिंग थम गई है और सर्च ऑपरेशन जारी है। और प्रति व्यक्ति आय के मामले में बांग्लादेश ने भारत को पीछे छोड़ दिया है। बांग्लादेश के योजना मंत्री ने बताया कि देश में प्रति व्यक्ति आय $2064 से बढ़कर $2227 हो गई है। भारत में प्रति व्यक्ति आय बांग्लादेश से $280 कम है। पहले कोरोना के नंबर्स पर ही सबका ध्यान रहता था, लेकिन बदकिस्मती है कि अब हम लोगों को ब्लैक फंगस पर भी अपडेट देना पड़ रहा है। सिचुएशन खराब है ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन कितनी खराब है ये ऐसे समझ लीजिए कि चंडीगढ़ और राजस्थान में इसे महामारी घोषित कर दिया गया है। गहलोत सरकार ने इस बीमारी को चिरंजीवी योजना में शामिल किया है ताकि लोग जो हैं वो सरकारी के साथ साथ प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जाकर इसका इलाज मुफ्त में करा सकें। देश भर में कुल मामले 7,000 के पार चले गए हैं इसके, और मौत 219 लोगों की हो चुकी है अब तक। इससे भी बुरी बात तो यह है कि व्हाइट फंगस ने भी हमला बोल दिया है। बिहार के पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में 4 केस मिले हैं और यूपी के मऊ में एक ऐसे आदमी को व्हाइट फंगस हुआ है जो कोविड से जस्ट रिकवर हुआ था। तो एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये व्हाइट फंगस जो है वो ब्लैक फंगस से भी ज़्यादा खतरनाक है। तो हमने बात की जयपुर के मणिपाल हॉस्पिटल में इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट और सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर रविकांत पोरवाल से। डॉक्टर साहब, अलग कैसे है व्हाइट फंगस इन्फेक्शन ब्लैक फंगस से? सबसे पहले तो यही बताइए। देखिए, मैं ये बताना चाहूंगा कि दोनों प्रकार के जो फंगस है, व्हाइट एंड ब्लैक फंगस, दोनों अपनी जगह पर बहुत ज्यादा रिस्की और बहुत ज्यादा खतरनाक है। समझना ये होगा कि क्या डिफरेंस है इसके अंदर। तो फंगल पैथोजेंस जो होते हैं उनको हम 2 या 3 डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड करते हैं। एक होता है यीस्ट इन्फेक्शन, जिसमें व्हाइट फंगस का प्रकार शामिल है, जिसको हम मेडिकल भाषा में कैंडिडा के नाम से जानते हैं। जबकि हम ब्लैक फंगस की बात करें तो वो फंगल पैथोजन के मोल्ड इन्फेक्शन में आता है, जो कि जिसके अंदर एस्परजिलस और म्यूकर नाम के फंगस शामिल है।
सो ये तो रहा इनके पैथोजेंस की फैमिली का डिफरेंस। जहां तक इनके द्वारा होने वाली बीमारी और उनकी मोर्टालिटी का सवाल है, अगर किसी को डिसेमिनेटेड वाइट फंगस का इन्फेक्शन है, मतलब अगर पूरी बॉडी के अंदर वाइट फंगस का इन्फेक्शन हो गया है या ये ब्लड में एंटर कर गया है, ब्रेन में एंटर कर गया है, लिवर और स्प्लीन के अंदर एंटर कर गया है, तो ये बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। अमूमन वाइट फंगस का इन्फेक्शन आईसीयू के अंदर रहने वाले क्रिटिकल पेशेंट्स को अधिक होता है। जो जिस प्रकार का डिसेमिनेटेड इन्फेक्शन जो जानलेवा हो सकता है, वो आईसीयू में रहने वाले गंभीर कोविड-19 के पेशेंट्स के अंदर अधिक होता है, क्योंकि उन पेशेंट्स को वेंटिलेटर्स पर रखना पड़ता है, बहुत सारी लाइंस डालनी पड़ती हैं, स्टेरॉइड्स देने पड़ते हैं, एंटीबायोटिक्स देने पड़ते हैं, और उसके साइड इफेक्ट के फलस्वरूप वाइट फंगस डिसेमिनेट होकर ब्लड में एंटर कर जाता है और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस करता है। एज अपोज टू ब्लैक फंगस अमूमन अक्यूट केयर में नहीं प्रेजेंट करता है। ये जब पेशेंट एक बार कोविड-19 से रिकवर हो जाता है और कोविड-19 की अक्यूट फेज निकल जाती है, उसके बाद अमूमन ब्लैक फंगस का अटैक बॉडी के ऊपर होता है, और उसमें सबसे कॉमनली राइनो ऑर्बिटल सेरेब्रल म्यूकर, मतलब जो कि नाक के रास्ते आंख से होता हुआ ब्रेन में पहुंचने वाला जो ब्लैक फंगस होता है, वो सबसे अधिक होता है। तो जहां तक देखा जाए, दोनों फंगस ही खतरनाक है। दोनों फंगस अलग अलग प्रकार से अलग अलग सेटिंग के अंदर अपना इम्पैक्ट डालते हैं, और दोनों से ही बचने की बहुत अधिक आवश्यकता है। अच्छा, व्हाइट फंगस के लक्षण किस तरह के हो सकते हैं और सबसे ज्यादा रिस्क पर कौन लोग हैं इसके मामले में? देखिए, व्हाइट फंगस, जैसा मैंने आपको बताया कि व्हाइट फंगस का सबसे मेन जो पैथोजन है, जिसको हम बोलते हैं कैंडिडा, ये कोई नया पैथोजन नहीं है कि वो कोविड-19 के दौरान ही अटैक कर रहा है। अमूमन भी जितने भी आईसीयू के पेशेंट्स जो मेडिकल आईसीयूज में, सर्जिकल आईसीयूज में गंभीर मरीज होते हैं, जिनको वेंटिलेटर्स लगा हुआ होता है, जिनके अंदर बड़ी बड़ी सेंट्रल लाइंस लगी हुई होती हैं, जिनको बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक चल रहे होते हैं, उन सब पेशेंट्स के अंदर व्हाइट फंगस अपना अटैक करता है। इसी तरह के पेशेंट कोविड-19 में भी होते हैं, और उन गंभीर मरीजों के ऊपर स्टेरॉइड का प्रयोग भी होता है। तो सिमिलर अटैक रेट कोविड-19 के सिक पेशेंट्स जो कि आईसीयूज के अंदर होते हैं, व्हाइट फंगस अपना उसी तरह का अटैक रेट कोविड-19 के पेशेंट्स में भी करता है। जहां तक सिम्टम्स की बात है, 2 या 3 प्रकार की डिफरेंट क्लिनिकल फॉर्म्स होती हैं। एक होता है जिसे हम सुपरफिशियल फॉर्म्स कहते हैं, जिसमें ओरल कैंडिडियासिस आता है। इसमें अमूमन क्या होता है कि मुंह में और मुंह के अंदरूनी भाग में छाले पड़ जाते हैं, जीभ के ऊपर सफेद रंग की एक परत जम जाती है जिसको हम ओरल थ्रश बोलते हैं, गले के अंदर इसी तरह का फंगस की एक परत जम जाती है जिसको हम ओरो ईसोफेजियल कैंडिडियासिस बोलते हैं। और जब ये हो जाता है तो मरीज को खाने में, निगलने में तकलीफ होती है। ये सुपरफिशियल म्यूकोजल फॉर्म्स ऑफ व्हाइट फंगस इन्फेक्शन है, जिसको हम ओरल या ओरो ईसोफेजियल कैंडिडियासिस बोलते हैं। जब यह फंगस ब्लड के अंदर प्रवेश कर जाता है, म्यूकोजल फॉर्म्स यानी जो अंदरूनी त्वचा से ब्लड के अंदर घुस जाता है, तो यह इन्वेजिव कैंडिडियासिस में कन्वर्ट हो जाता है। वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक बीमारी है। उसमें ब्लड के रास्ते ये पूरी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर जाकर डिसेमिनेट हो सकता है, जिसमें कॉमनली आंखों के पीछे का पर्दा, हार्ट के वाल्व्स, ब्रेन्स, लिवर, किडनी, इन सब जगहों पर जाकर ये अपनी कॉलोनीज बना लेता है, वहां पे जाके इन्फेक्शन पैदा कर देता है। ऐसी स्थिति में मरीज और गंभीर हो जाता है, उसका बीपी गिर जाता है, उसको सीवियर सेप्सिस हो जाता है, उसकी किडनी बैठ जाती है, उसको रीनल फेलियर हो जाता है, और एक बहुत ही अधिक गंभीर अवस्था में आईसीयू के अंदर पहुंच जाता है। और इस प्रकार के होने वाले व्हाइट फंगस के इन्फेक्शन को हम सीवियर कैंडिडा सेप्सिस के नाम से जानते हैं। तो 2 डिफरेंट प्रकार के क्लिनिकल फॉर्म्स अमूमन व्हाइट फंगस के अंदर पाए जाते हैं। कुछ सुपरफिशियल फॉर्म्स जो थोड़े कम खतरनाक होते हैं, और इन्वेजिव फॉर्म्स वो अधिक खतरनाक होते हैं। अच्छा सर, इलाज है कुछ इसका? व्हाइट फंगस का जो ट्रीटमेंट है वो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है कि इसका अर्ली डिटेक्शन अगर हो जाए। अगर इसका अर्ली डिटेक्शन हो जाए तो हम केवल दवाओं के रास्ते इस फंगस को कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें कई प्रकार की गोलियां और इंजेक्शन होते हैं। अमूमन फ्लुकोनाजोल और इकाइनोकैंडिन 2 मेन ग्रुप की दवाइयां होती हैं जो इसके इलाज में काम में आती हैं। लेकिन अगर ये बीमारी पकड़ने में समय लग जाए, तब तक ये पूरी बॉडी के अंदर फैल जाए, तो
केवल दवाओं से काम नहीं चलता। ऐसी स्थिति के अंदर हमें सर्जरी भी करनी पड़ती है। ऐसी स्थिति के समय हमें बहुत सारे और डिफरेंट ट्रीटमेंट्स भी अपनाने पड़ते हैं। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो चिपको आंदोलन के बारे में सुना था। ये मूवमेंट पहाड़ में रहने वाले ग्रामीणों ने अपने पेड़ बचाने के लिए चलाया था। इसमें होता यह था कि कोई अगर पेड़ काटने आता था तो लोग बाग पेड़ के तने से लिपटकर खड़े हो जाते थे, और अपने दौर में ये प्रयोग बहुत कामयाब हुआ था। फिर तो आंदोलन बन गया था, और इसके अगुवा थे सुंदरलाल बहुगुणा। आज वो हमें छोड़कर चले गए। उम्र उनकी 94 साल थी, और वजह वही कोविड-19। ऋषिकेश में इलाज करा रहे थे एम्स में, लेकिन बच नहीं सके, और गांधी से बहुत प्रभावित थे सुंदरलाल बहुगुणा। कई आंदोलन छेड़े, महिलाओं के हक में भी बोले और छुआछूत पर भी बोले। आज तक .in के एडिटर पाणिनी आनंद ने सुंदरलाल बहुगुणा को चिपको आंदोलन में काफ़ी करीब से देखा था। उनसे ही हमने बात की और पूछा कि उस आंदोलन को आज कैसे याद करते हैं वो। तो चिपको का आंदोलन तो उसका एक लंबा इतिहास है, और महिलाओं की उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका मानता हूँ उसको स्ट्रेंथन करने में। और टिहरी के आंदोलन में, उसको आप टिहरी का आंदोलन कहें तो उसके लिए कि कैसे वहां पे गंगा की अविरलता बनी रहे, गंगा के प्रवाह को ना रोका जाए, बांध इतने बड़े ना बने कच्चे पहाड़ों में, कच्चे हिमालय में, ताकि वन्य जीवन भी बचे, गंगा का प्रवाह भी बचे, और पर्यावरण को भी बचाया जा सके, लोगों को भी बचाया जा सके। तो इसकी उनकी लड़ाई थी, और वो बांधों के विरोध में लगातार लड़ाई करते रहे। ये दशकों लड़ाई चली। मुझे याद है उन दिनों उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश ये एक ही राज्य हुआ करते थे, और इलाहाबाद हाई कोर्ट में तब मामले चल रहे होते थे चिपको आंदोलन के, टिहरी आंदोलन के, पिटीशंस होती थी वहां पे। तो कैसे मेरे पिताजी उनके साथ और सुंदरलाल जी, ये सब लोग लगातार इनका वापस भाग के जहाँ पे बांध बन रहे थे उत्तराखंड में, वहां पे जाना, वहां पे कई हफ्तों तक अनशन पे या धरने पे बैठना, और उसके बाद में कानूनी कार्रवाई और इन सब चीजों के लिए लगातार इलाहाबाद आते रहना। तो एक लंबी लड़ाई होती थी, लंबी रेस होती थी, बार बार आना जाना पड़ता था, भागना पड़ता था। तो उस तरह से ये पूरा आंदोलन है जिसको मैं याद करता हूँ, और बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल्स के साथ में गांधीवाद के, कैसे विकेंद्रीकरण और छोटी छोटी चीजों को लेके चलना है, बड़ी उपक्रमों को, बड़ी परियोजनाओं को रोकना है, क्योंकि उनसे अंततः नुकसान ही होना है। ये तो आंदोलन की बात हुई, लेकिन अपने जीवन में वो कैसे थे ये बताइए जरा। बहुत ही कम बोलने वाले, मृदुभाषी, और अपनी बात को बहुत नाप तौल के कहने वाले, सीमित शब्दों में, लेकिन बहुत दृढ़ता और विश्वास के साथ। एक चीज जो हम लोगों ने, क्योंकि हमारी पीढ़ी ने या आपकी पीढ़ी ने जीवित गांधी को तो नहीं देखा है, लेकिन हमारे दौर में अगर हमें गांधीवाद को सच्चे अर्थों में जीते हुए लोग देखने हो तो सुंदरलाल जी उसका एक सबसे बेहतरीन उदाहरणों में से एक हैं। हमेशा खादी पहनना, खुद अपना सूत काटना चरखे पर, खुद अपने कपड़े तैयार करना, एकदम सादगी वाला जीवन, उसमें कहीं पे भी वैभव विलास वाली चीजें या कोई शो ऑफ नहीं रहा, बहुत ही सीमित साधनों के साथ। तो एक जो सबसे बड़ी चीज है गांधीवाद की कि सादगी हो, और दूसरा है अनुशासन हो जीवन में। ये दो चीजें हैं जिसको कि मैंने सुंदरलाल जी को बहुत ईमानदारी से निभाते हुए देखा है। कई गांधीवादियों को हमने अपनी पीढ़ी में देखा है, लेकिन वो हमको कई बार गांधीवाद से पथभ्रष्ट या विचलित थोड़े नजर आते हैं। सुंदरलाल जी इस मामले में एक अपवाद हैं कि आखिरी सांस तक वो गांधी को, गंगा को निभाते रहे। और लोगों के दुख सुख से विरक्त सी खड़ी आज की राजनीति पर भी बात हो जाए। कई दिन से एक टूल किट पर बखेड़ा चल ही रहा है, वो तो आपको पता ही होगा। और हाँ, थैंक्स टू ग्रेटा थनबर्ग कि हमारे नेताओं को और लोगों को नया वर्ड पता चल गया, टूल किट। अब तो हर दूसरे तीसरे दिन ही खैर होता रहता है कुछ ना कुछ। लेकिन ये वाला मामला जो है थोड़ा गंभीर हो गया है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने 18 मई को एक ट्वीट किया था। उसमें कांग्रेस पर आरोप लगाया था कि वो सरकार को और प्रधानमंत्री को बदनाम करने के लिए बाकायदा एक टूल किट तैयार करके अपने कार्यकर्ताओं को दे चुकी है। उसे संबित पात्रा ने शेयर किया था। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। लेकिन इस बीच जिस ट्विटर पर यह पूरी जंग छिड़ी, उसने संबित के ट्वीट को ही मैनिपुलेटेड मीडिया करार दे दिया, वहां पर एक टैग लगा दिया। इसके बाद कांग्रेस फ्रंट फुट पर आ गई।
वैसे इस बीच केंद्र सरकार ने ट्विटर को सख्त हिदायत दी है और ये कहा है कि हम लोग जो है वो टूल किट के कंटेंट की जांच कर रहे हैं, तो आप फैसला मत सुनाइए। तो खैर, हमने इंडिया टुडे टीवी के एसोसिएट एडिटर अंकित कुमार से बात की, जो इस मामले को फॉलो कर रहे थे। अंकित, ये जो टूल किट शब्द है वो हाल ही में काफ़ी सुनाई दिया हमारे यहाँ, और अब मैनिपुलेटेड मीडिया आज काफ़ी सुनाई दे रहा है। ये क्या होता है? देखिए, 18 मई को बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक ट्वीट पोस्ट किया, जिसके बारे में कांग्रेस पार्टी का ये एलिगेशन था कि जो उस ट्वीट में स्नैपशॉट्स लगाए गए थे, जो डॉक्यूमेंट के स्नैपशॉट्स संबित पात्रा के द्वारा पोस्ट किए गए थे, वो किसी तरह से फॉर्ज किए हुए हैं। ये कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया। तो संबित पात्रा के ट्वीट पोस्ट करने के एक दिन के बाद, यानी 19 तारीख को, कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक एफआईआर दर्ज की दिल्ली में और छत्तीसगढ़ में। उसके बाद 19 तारीख को कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक आधिकारिक शिकायत ट्विटर के ग्रीवांस ऑफिसर को लिखा गया, जिसमें यह कहा गया कि जो एआईसीसी का लेटर हेड जो इस्तेमाल हुआ है उनके ट्वीट में, वो फॉर्ज्ड है। यानी कि ट्विटर की एक पॉलिसी जिसके तहत ट्विटर ऐसे कंटेंट पे रोक लगाता है जो किसी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ, किसी ओरिजिनल मीडिया के साथ छेड़छाड़ करके उसका मतलब बदलने की कोशिश करते हैं। तो उस ट्विटर की पॉलिसी का हवाला देते हुए कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक शिकायत दर्ज की गई ट्विटर के ऑफिस में कि ये मैनिपुलेटेड मीडिया का केस है और आप अपनी कार्रवाई के तहत इस पे एक कार्रवाई करें। उस शिकायत का नतीजा ये निकला कि कल ट्विटर ने संबित पात्रा के 18 मई के पोस्ट किए हुए इस ट्वीट को उन्होंने एक लेबल कर दिया है, जिस लेवल के तहत जब भी कोई ट्विटर का यूजर उस ट्वीट को देखेगा, उसे शेयर करने की कोशिश करेगा, तो उसे एक वार्निंग का पॉपअप सामने आएगा, जिसके तहत उसे ये बताया जाएगा कि ये जो मीडिया है, जो ये कंटेंट है, वो मैनिपुलेटेड है, यानी कि ये इसके साथ छेड़छाड़ की गई है। अच्छा अंकित, ट्विटर किस तरह से पता लगाता है ऐसे ट्वीट्स के बारे में? जैसे इसी ट्वीट की बात करें कि ये ट्वीट जो है वो मैनिपुलेटेड है या नहीं है। हमने ठीक यही सवाल ट्विटर के अधिकारियों से पूछा कि आखिर आपने ये कैसे पता किया कि ये ट्वीट मैनिपुलेटेड है या नहीं। हमने ये भी पूछा कि क्या ये पॉलिसी हर यूजर पे लागू है या आप केस बाय केस तय करते हैं। ट्विटर के जो इंडिया का ऑफिस है, वहां के अधिकारियों ने अभी कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन एशिया पैसिफिक रीजन के कम्युनिकेशन हेड की तरफ से इंडिया टुडे को यह बताया गया है कि ट्विटर केस बाय केस इस तरह की जो शिकायतें आती हैं उसको एक तरह से ऑब्जर्व करता है। ये ट्विटर का की जो पॉलिसी है वो फेसबुक की तरह नहीं है। फेसबुक पे जब आप कोई कंटेंट एक बार फैक्ट चेक हो जाता है तो हर यूजर के द्वारा पोस्ट किया जाने वाला कंटेंट ऑटोमेटिकली उस प्लेटफॉर्म के द्वारा उसको एक तरह से फिल्टर किया जाता है। ट्विटर में बिल्कुल अलग पॉलिसी है। ट्विटर में जब कोई शिकायत ट्विटर को प्राप्त होती है तो उस शिकायत के आधार पे ट्विटर कार्रवाई करता है। तो ट्विटर का यह कहना है कि हमने शिकायत के आधार पे कार्रवाई की और उस कार्रवाई में ट्विटर के हिसाब से उन्हें इस बात के सबूत मिले कि जो कंटेंट पोस्ट किया गया है वो कंटेंट मैनिपुलेटेड है, यानी कि वो ओरिजिनल नहीं है, उससे छेड़छाड़ की गई है। ये ट्विटर का कहना है। दूसरा, जब हमने उनसे ये पूछा कि आपने आखिर किस मेथड से ये चेक किया, क्या आपने अपना इंटरनल डेटा इस्तेमाल किया, इस पे ट्विटर का कहना है कि वो इन चीजों पे कमेंट नहीं करते हैं। उनका ये कहना है कि हम पहले भी अमेरिका के राष्ट्रपति से लेके और कई लोगों का के ट्वीट्स पे इस तरह का लेबल लगा चुके हैं, तो हम केस बाय केस कमेंट नहीं करते हैं। लेकिन उन्होंने हमें ये इस अपने बयान में ये जरूर कहा कि ट्विटर की जो पॉलिसी है वो इम्पार्शियल है और जुडिशियस है, यानी कि वो किसी पार्टी के फेवर में या किसी विचारधारा के फेवर में फैसले नहीं लेती, बल्कि अपनी पॉलिसीज जो उन्हें लगता है कि उनके जो कंटेंट पॉलिसी है जो उसको वायलेट करते हैं उसको ध्यान में रखते हुए इस तरह की लेबलिंग करती है। अच्छा, ये जो वार्निंग दी है संबित पात्रा को, इसका मतलब क्या है और अगर वो ऐसा आगे भी करेंगे तो फिर ट्विटर क्या कर सकता है? 3-4 तरह के वायलेशंस हैं और जिस तरह के वायलेशंस होते हैं उसी तरह की कार्रवाई की जाती है। अगर ट्विटर को लगता है कि इस कंटेंट से कोई अशांति फैलने की संभावना है या कोई हिंसा होने की संभावना है या किसी की जान को खतरा है तो इस तरह के कंटेंट को ट्विटर डिलीट कर देता है। पात्रा के केस में ऐसा नहीं हुआ है। संबित पात्रा के केस में उनके एक तरह से कंटेंट को फ्लैग कर दिया गया है, यानी ट्विटर को लगता है कि जो कंटेंट है वो ओरिजिनल नहीं है, उसमें डिसेप्शन का एलिमेंट है, लेकिन उसे हार्मफुल के लेवल में नहीं रखा गया है। तो ये अब तक की पूरी इस मामले में पूरी कहानी है। अगर हार्मफुल कंटेंट होता है, बार बार करते हैं, तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। अभी पात्रा का ट्वीट उस कैटेगरी में नहीं है कि उसे हार्मफुल कैटेगरी में डाला जाए, लेकिन अगर कल को मान लीजिए कोई ऐसा ट्वीट प्रूव हो जाता है कि जिसमें ये साबित हो जाए कि उनके ट्वीट की वजह से अशांति फैल सकती है, हिंसा हो सकती है, तो हो सकता है आने वाले समय में ट्विटर किसी अकाउंट को बैन कर दे। लेकिन फिलहाल
जो हमारी जानकारी है, जो हमें बताया गया है ट्विटर की तरफ से अनऑफिशियली, उसमें ये बताया गया है कि अभी ये वायलेशन उस लेवल का नहीं है जहां किसी अकाउंट को सस्पेंड करने की बात। अब बात उस मुद्दे की जिस पर पूरी दुनिया में चर्चा है। 11 दिनों के बाद फाइनली इजरायल और फिलिस्तीन में सीज फायर हो गया है। इसका मतलब यही है कि फिलहाल एक दूसरे पर वो हमला नहीं करेंगे, नतीजतन मासूम लोग भी नहीं मरेंगे। कहा जा रहा है कि 227 फिलिस्तीनी और 11 इजरायलियों की मौत पिछले 11 दिनों में हुई है। जो 227 फिलिस्तीनी मरे उनमें 64 बच्चे थे, 38 महिलाएं थीं। 58,000 फिलिस्तीनियों ने इस दौरान घर भी छोड़ा और गाजा में रॉकेट हमलों से 16,800 घर ऐसे थे जिन्हें नुकसान पहुंचा। 1800 में तो अब रहा ही नहीं जा सकता और 1000 ऐसे हैं जो पूरी तरह बर्बाद हो गए हैं। हमने इस पर बात की अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार और दिल्ली के ORF में पढ़ाने वाले प्रोफेसर हर्ष पंत से। हर्ष जी, 11 दिन के संघर्ष में किसे कितना नुकसान हुआ? ये 11 दिनों संघर्ष चला और दोनों ही को नुकसान हुआ है। इजराइल को भी हुआ है, हमास को भी हुआ है, लेकिन शॉर्ट टर्म में हमास इसको ज़रूर इस तरह से दिखाएगा जैसे उसकी जीत हुई है, और वो ऑलरेडी हम देख रहे हैं। हमास ये कह रहा है कि कैसे वो उसने इजरायली सैन्य क्षमता को हरा दिया, उसको घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, सीज फायर पर मजबूर कर दिया, और आगे भी वो कह रहा है कि वो कैपेबिलिटी अपनी बढ़ाता रहेगा। तो इजराइल और जो पैलेस्टाइन की समस्या है, इसने एक नया मोड़ ले लिया है, जिसमें हमास एक टेरर ग्रुप होते हुए भी आज ऐसी स्थिति में पहुंच गया है जहां पर वो सीज फायर के लिए इजराइल को प्रेशराइज, इंटरनेशनल कम्युनिटी को प्रेशराइज कर सकता है। तो इससे जहां तक इजराइल का सवाल है, उसने भरसक प्रयास किया कि हमास की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमास का मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, हमास के जो टॉप लीडरशिप है, उस पर अटैक हो, उसको ख़त्म किया जाए, और काफ़ी हद तक डिग्रेडेशन भी हुआ है। लेकिन जहाँ तक शॉर्ट टर्म का सवाल है, हमास ज़रूर इस बात को भुनाएगा कि उसने इजराइल को सीज़ फायर के लिए मजबूर कर दिया, और इसीलिए अपना नुकसान वो कम आंकेगा और इजराइल का नुकसान ज़्यादा आंकेगा। अच्छा, नेतन्याहू और फिलिस्तीन दोनों ही इस युद्ध विराम को अपनी जीत कह रहे हैं, तो नेतन्याहू का हमने देखा कि अपने घर में ही विरोध झेलना पड़ रहा है उन्हें, ऐसा क्यों? नेतन्याहू को घर में विरोध झेलना पड़ रहा है क्योंकि साधारण सी बात है, वो डेमोक्रेसी है। हमास एक नॉन स्टेट एक्टर है। हमास एक एसिमेट्रिकल वॉरफेयर इजराइल के खिलाफ लड़ रहा है, जिसमें किसी भी तरह से उसकी जीत होनी बड़ी स्वाभाविक है। अगर ज़्यादा लोग मरते, ज़्यादा सिविलियन कैजुअलिटीज़ होती, तब भी उसकी जीत होती। इंटरनेशनल प्रेशर बन रहा था, बना इजराइल पर इसी के कारण बना। और अगर इजराइल ने सीज़ फायर कर दिया, तब भी उसकी जीत दिखाई दे, वो प्रोजेक्ट कर रहा है कि हमास की जीत हुई है, क्योंकि हमास के लिए एज ए टेरर ऑर्गेनाइजेशन ये बात अपने जो लोग हैं, जो फ़िलिस्तीन के लोग हैं, उनको बताने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि उसने उनकी तरफ से युद्ध लड़ा और इजराइल की वॉर मशीनरी को परास्त कर दिया, क्योंकि उसने सीज़ फायर कर दिया। तो यहाँ तक नेतन्याहू का सवाल है, उनको विरोध झेलना पड़ रहा है कि कई लोग, वो डेमोक्रेसी है, उसमें उन पर सवाल उठेंगे कि सीज़ फायर क्यों किया गया, क्या हमास की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, टॉप लीडरशिप है, क्या उसका इतना डिग्रेडेशन हुआ कि कुछ समय तक इजराइल को रॉकेट अटैक्स नहीं झेलने पड़ेंगे। तो किस तरह का हम असेसमेंट इसमें इजराइल करेगा, वो एक ओपन डेमोक्रेसी है, उसमें इस तरह की डिबेट्स ओपनली होंगी। तो इजराइल को ये विरोध झेलना पड़ रहा है। हमास के पास ऐसी कोई परेशानी नहीं है। हमास की चित भी मेरी, पट भी मेरी। हमास अगर हारता भी तो उसमें भी उसकी जीत होती, क्योंकि उसमें वो दिखाता कि कैसे एक बड़ी सैन्य शक्ति ने उसको दरकिनार कर दिया, उसको उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को डिग्रेड किया, और इसको लेकर वो और ज़्यादा मोबिलाइज़ कर पाता लोगों को। अब उसकी अब वो ये कह रहा है, ये कहकर लोगों को मोबिलाइज़ कर रहा है कि उसने इजराइल को सीज़ फायर के लिए मजबूर कर दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि
दोनों ही हालांकि युद्ध विराम को अपनी जीत बता रहे हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में हमास इसको अपनी जीत प्रोजेक्ट करेगा। इजराइल की जीत हुई है या नहीं हमको तब पता लगेगा अगर ये सीज फायर लॉन्ग लास्टिंग होती है, अगर हमास की तरफ से अटैक्स रुक जाते हैं और अगर डिटेरेंस जो इजराइल ने हमास के खिलाफ बनानी शुरू करी थी, मिलिट्री डिटेरेंस, वो बनी रहती है कुछ समय तक और एक शांति हमास की तरफ से बनी रहती है इजराइल की तरफ। लेकिन ये ज़रूर है कि लॉन्ग टर्म में अगर कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन इसका नहीं निकलता है इस कॉन्फ्लिक्ट का, तो ऐसी लड़ाई, ऐसा युद्ध बार बार होता रहेगा, ऐसा संघर्ष चलता रहेगा। बहरहाल सीज फायर तो हो गया। अब उम्मीद करते हैं कि दोनों ही पक्ष थोड़ा सा ठहर कर, सर झुकाकर ये सोचेंगे कि इतने नुकसान का फायदा आखिर हुआ ही किसे। बहरहाल वक्त है विदा लेने का, और आज का पॉडकास्ट प्रोड्यूस किया है खुशबू ने और साउंड मिक्सिंग कर रहे थे हमारे साथी कपिल देव सिंह। आज के पॉडकास्ट के बारे में कुछ भी कहना चाहें तो radio@aajtak.com हमारा पता है, और फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम कहीं पर भी कमेंट बॉक्स आपको मिल ही जाएगा, वहां पर अपनी राय दर्ज करा दीजिए, हम पढ़ लेंगे। मेरा नाम नितिन ठाकुर है। अपना बहुत ख्याल रखिए और सुनते रहिए आज तक रेडियो।